एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी आपके साथ एक बार फिर से हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं से इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसका 5वां लेसन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इससे पहले हमने पोएट्री सेक्शन को पूरा कंप्लीट किया है लाइन बाय लाइन, और इसके अलावा हमने प्रोज सेक्शन में भी 4 प्रोज कंप्लीट किया है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसको लिखा है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल, यानी बर्ट्रैंड रसल के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो रसल का जन्म जो है वो एक काफ़ी प्रतिष्ठित घराने में हुआ था। जैसे अपने यहाँ होता है ठाकुर घराना, चौधरी घराना, तो उनका जन्म हुआ था रसेल घराने में। ठीक है, जो ट्रेलेक वेल्स नामक स्थान था इंग्लैंड का, वहाँ इनका वेल्स में इनका जन्म हुआ था। अगर आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ी होगी तो वेल्स नामक स्थान से आप परिचित होंगे। तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था, ट्रेलेक वेल्स जो इंग्लैंड में पड़ता है, एक काफ़ी प्रतिष्ठित घराने में जिसका नाम था रसेल घराना, यानी रसेल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। जैसे अपने यहाँ होता है ना, ठाकुर होता है, चौधरी परिवार होता है, या कोई भी बड़ा परिवार जिसको कहते हैं। जैसे हम लोग याद करते हैं बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ को, पुरानी मूवीज़ जो हम हिंदी देखते हैं उसमें होता है ठाकुर साहब, ठाकुर घराना है, या बहुत सारा ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अपने यहाँ एक लेखक हुए थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप भी इसके विषय में सोचेंगे कि वो कौन से ऑथर थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और उनका परिवार भी एक बहुत बड़े ठाकुर परिवार में हुआ था। चलिए अब मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो एक बहुत बड़े ठाकुर परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो वैसे ही इनका जन्म एक प्रतिष्ठित रसेल घराने में, रसेल परिवार में हुआ था, और डेट ऑफ बर्थ इनका था 18 मई 1872। ठीक है, 18 मई 1872 को इनका जन्म हुआ था। और दुर्भाग्य से जब ये केवल 3 वर्ष के थे तभी ये अनाथ हो गए। इनके माता पिता का साया इनके सर से उठ गया, और जाहिर सी बात है कि उसके बाद इनका जो लालन पालन हुआ वो इनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी इनके दादा दादी ने किया। शिक्षा दीक्षा जो हुई इनकी घर पर हुई, और कह सकते हैं कि उनका जो परिवार था वो ऐतिहासिक रहा था, हिस्टोरिकल रहा था, जिसने ब्रिटेन के पॉलिटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, और काफ़ी ज़्यादा चर्चित परिवार इनका रहा था। इनके बड़े भाई की मृत्यु भी 35 वर्ष की आयु में हो गई थी। जब ये 35 वर्ष के थे तब इनको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड, जिसको आप जज के नाम से अपने यहाँ जानते हैं, तो लॉर्ड की उपाधि इनको दी गई थी जब ये 35 वर्ष की अवस्था में थे। खास बात यह है कि इनका विवाह 4 बार हुआ था, इन्होंने 4 शादियाँ की थी। शायद तब इतनी महंगाई नहीं थी इसलिए उन्होंने इतना रिस्क ले लिया था। आप ऐसा रिस्क ना लें, एक बार करना भी बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। इनका पहला विवाह 22 वर्ष की अवस्था में हुआ था, और अंतिम बार जब इन्होंने शादी की थी तो इनकी आयु 80 वर्ष थी। तो ज़्यादा आप इनके विषय में ना सोचें, और आप अपने पुस्तक में देखेंगे तो इनके कुछ महत्वपूर्ण जो बुक हैं उसका नाम दिया गया है। ये आप निश्चित रूप से अपने जहन में रखेंगे, इसको याद कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक है। अगर इनके कार्य की बात हम लोग करें, अब चलिए मैं पहले इनके कुछ बुक के नाम आपको दिखा देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज़ मैन अ फैक्ट एंड फिक्सन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट। तो ये सब इनकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, तो ऐसी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं जिसमें आपको दर्शन शास्त्र के विषय में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिसका नाम आपने सुना होगा, तो ट्रिनिटी कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, वहाँ से गणित और नैतिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। जब ये 36 वर्ष की आयु में थे तो इन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बना दिया गया था,
और इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। मुक्त व्यापार आंदोलन या स्त्री मताधिकार के लिए इन्होंने ब्रिटेन में काफ़ी संघर्ष किया था। इन्होंने विश्व शांति और परमाणु अस्त्रों के निषेध पे, यानी परमाणु अस्त्र को रोकने में के पक्षधर थे। ये चाहते थे कि परमाणु हथियार न बने। इनका मानना था कि वो मानवता के लिए जो है सही नहीं है। इन्होंने अलग अलग विषयों पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं, जैसे मैंने आपसे नाम बताया तो आप सोच रहे होंगे कि फिलॉसफी से तो बहुत सारी पुस्तकें इनकी थी ही, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन्होंने सिर्फ फिलॉसफी से ही पुस्तकें लिखी हैं। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमी दर्शन शास्त्र की बात आप इसमें पढ़ सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, मैरिज एंड मॉडल्स, द प्रॉब्लम ऑफ चाइना, अनऑर्ड विक्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। इनके इंटरेस्ट पर आप गौर कर सकते हैं तो इनकी रुचि मैथमेटिक्स में थी और फिलॉसफी में थी। इन्होंने सोशियोलॉजी को भी पसंद किया और इनका तीसरा जो पसंदीदा विषय रहा होगा वह फिलॉसफी रहा है। इन्होंने 11 वर्ष की छोटी सी अवस्था में मैथमेटिक्स के एक सिद्धांत को, एक प्रिंसिपल को दिया था, जो किसी भी 11 वर्षीय बालक के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। तो इनके जीवन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इसको आप मान सकते हैं। गणित के क्षेत्र में इनकी देन शास्त्रीय थी, जिससे वो बहुत लोकप्रिय नहीं हो सके, लेकिन इनकी महानता पर कोई डाउट नहीं है, वो बिल्कुल निर्विवाद है। इन्हें सन 1950 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार जो दुनिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के भी एक लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। इन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की और 3 फरवरी 1970 को इनकी मृत्यु 98 वर्ष की आयु में हुई थी। तो ये हम बात कर रहे थे बर्ट्रैंड रसल की, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके टाइटल को, इसके शीर्षक को जब हम गौर से पढ़ेंगे तो हमको ऐसा महसूस होता है कि यह भी कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र का विषय है, और दर्शन शास्त्र से रिलेटेड ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब दर्शन शास्त्र क्या होता है यह भी आपके लिए थोड़ा सा नया है। आपने नाम ज़रूर सुन रखा है, लेकिन बहुत कम बच्चे इसको पढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दर्शन शास्त्र। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अंग्रेजी भाषा की पुस्तक में वर्णित दर्शन शास्त्र का एक टॉपिक, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। चलिए पहले पैराग्राफ में आते हैं। बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें, बात कर सकें, वी मस्ट फ्रॉम सम कंसेप्शन, हमें अवश्य ही कुछ अवधारणा बनानी पड़ेगी। अवधारणा होता है जो किसी भी बात को आप करते हैं तो उसके विषय में जो पहले से आपकी सोच होती है उसको अवधारणा कहते हैं। एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसीडर्ड अ हेल्प टू मैनकाइंड, एक प्रभाव के रूप में जिसे हम लोग एक प्रकार से मानवता की मदद करने वाले समझते हैं, यानी कि वह कौन सी चीज़ है जो मानवता की मदद करती है। आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, क्या मानव जाति को तब बल मिलेगा जब वे बहुत अधिक संख्या में होंगे। लेखक पूछते हैं कि क्या मानव जाति को तब बल मिलेगा जब वे बहुत अधिक संख्या में होंगे। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या तब जब वे पशु जैसी प्रवृत्ति में यानी कम हो जाएं। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या तब जब वो खुशहाल हो जाएंगे। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, या तब जब वो अपने अनुभवों का, जो उनका महान अनुभव है, अनुभवों का लाभ उठाना सीख जाए। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या तब वो जो ज़्यादा जानने लगे। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या तब जब वो एक दूसरे के लिए अधिक अनुकूल हो जाए। आई थिंक, मुझे लगता है,
ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें कम इनटू आवर कंसेप्शन, ये सभी हमारी सोच में, हमारी अवधारणा में आती हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी जो मानव जाति को आज इस प्रकार से विकसित होने में मदद की। ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड, जिसने मानवता की मदद की। एंड आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और मैं प्रस्तावना के रूप में इन सब पे कुछ कहूँगा। तो कहते हैं कि जब हम इस विषय में चर्चा करें कि वो कौन सी चीज़ थी, वो कौन से आइडियाज़ थे जिसने मानव जाति के विकास में मदद की, तो हमारे मन में बहुत सारी धारणा बनानी पड़ेगी। जिन धारणाओं की बात मैं अभी कर रहा था, ये सभी धारणाएं हमें अपने जीवन में बनानी पड़ेंगी कि क्या जब मनुष्य बहुत अधिक संख्या में हो जाएं, या बहुत कम संख्या में हो जाएं, या जब वो बहुत खुशहाल हो जाएं, या फिर वो अपने एक्सपीरियंस से बेनिफिट उठाना सीख जाएं, या फिर जब वो ज़्यादा जानने लगे, या जब एक दूसरे के काफ़ी फ्रेंडली हो जाए, तो उनका मानना है कि ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आएंगी जब हम इस विषय पर चर्चा करें। अब सेकेंड पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं, देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में ये क्या लिखते हैं। तो लिखते हैं, द मोस्ट इंड्यूबिटबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज़ हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इन नंबर्स। कहते हैं कि बिना किसी संदेह के सबसे अच्छी पहल का मतलब होता है प्रयास, जिसने मानवता की मदद की, वो थी मैनकाइंड का नंबर। मैनकाइंड इज़ नंबर, उसमें आदमी की संख्या है कि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने मदद की आदमी की इस धरती पर उसको स्थापित होने में, तो वो था उसकी संख्या। देयर मस्ट हैव बिन अ टाइम, अवश्य ही एक समय ऐसा रहा होगा, व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज, जब मानव जाति एक अति दुर्लभ प्रजाति रही होगी। यानी अति दुर्लभ प्रजाति यानी कि बहुत कम मिलने वाली, जो बड़ी मुश्किल से मिलता हो, ऐसी प्रजाति मानव जाति रही होगी। सबस्टिंग प्रिकेरियसली इन जंगल्स एंड केव्स, टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स। तो उस कंडीशन में क्या होता रहा होगा कि जंगली जानवरों से वो डर कर रहते होंगे, और गुफाओं में छुप करके बेतरतीब तरीके से, ऐसे तरीके से खतरनाक ढंग से अपने जीवन का निर्वाह यानी जीवन को काटते रहे होंगे, हमेशा भय के साए में रहते रहे होंगे। हैविंग डिफिकल्टी इन स्क्यूरिंग नरिशमेंट एट दिस पीरियड, द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस। कहते हैं कि हैविंग डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, यानी पोषक तत्व हासिल, यानी जो जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें होती है, जिससे उनका पोषण होता है, जिससे उनका विकास होता है, यह हासिल करने में उनको काफ़ी कठिनाई होती रही होगी। और इसी अवधि में यानी इसी काल में उनके कहते हैं एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, उनके जो अंदर बुद्धिमानी थे, जो जैव वैज्ञानिक था, जो मनुष्य के अंदर वैज्ञानिक गुण पाए गए, उसका जो लाभ उनको विच विच वॉज कम्युलेटिव बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो संचयी था, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता था। यानी वो गुण थे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हस्तांतरित किया जा सकता था, ट्रांसफ़र किया जा सकता था। जैसे जो मोरल एजुकेशन हमारा होता है, वो हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं और हम दूसरे को सिखाते हैं, या फिर जो रिसर्च हमारे पूर्वजों ने किए, हम उससे आगे रिसर्च करने की सोचते हैं, क्योंकि उतना वो हमको बता देते हैं थ्योरी के माध्यम से, और हम समझ जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उन्होंने बताया, और अब हम उस चीज़ की बात नहीं करते। अब हम उसके बाद क्या चर्चा करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है,
और अगर वो जान लेते हैं तो फिर उसके आगे हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, किस चीज़ को कितनी तेज़ी से वो अपनी ओर खींच सकता है। तो ये क्योंकि हमें हमारे अंदर हस्तांतरित की जा सकती है कोई भी चीज़ें जो नेक्स्ट जनरेशन से हमारे जनरेशन तक, हमारे पूर्वज हम तक भेज सकते हैं। हैड scarcely begun to outwit the disadvantages of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys and his lack of hirsute protection against cold। अब मानव जो है उसके लंबे समय तक लड़कपन में रहने, मतलब काफ़ी दिन हमें लगता है अपना बचपना छोड़ने में, और ना हम बंदरों की तरफ फुर्तीले हैं और ना ही हमारे पास ठंड से बचने के लिए रोएदार भालू के जैसे बाल हैं। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ थी इस धरती पर आने के बाद। होमो सेपियंस यानी जिस समय मानव दुर्लभ प्रजाति था उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय तो हमारे पास कुछ नहीं था। हम काफ़ी लंबे समय तक बाल्यकाल में होते थे। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए साल भर का बंदर का बच्चा बहुत तेज़ी से उछल कूद कर सकता है, लेकिन हम आप नहीं कर सकते हैं। हमको चाहिए अगर उछल कूद करने के लिए 10 से 12 साल की अवस्था हमारी होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं तो बंदरों की तरह हम फुर्तीले नहीं हो सकते, तुरंत पेड़ पे नहीं भाग सकते। न ही हमारे पास भालुओं के जैसा बाल था जिससे हम ठंड में स्वयं को बचा सके। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ थी होमो सेपियंस की लाइफ में, मानव जब शुरुआती मानव था उसके जीवन में। तो ऐसे में स्वयं को बचा पाना जो था वो कठिन हो गया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बिन वेरी स्मॉल। इंसानों की जो संख्या थी, जो इंसानों की तादाद थी, वो अवश्य बहुत कम रही होगी। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेस मेन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज़ बिन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। जिसका उपयोग उस पूरे काल में मनुष्य ने अपनी यथाकौशल जनसंख्या को बढ़ाने के लिए किया। कहते हैं कि उस समय मानव की संख्या चूँकि बहुत कम थी, इसलिए लोगों ने क्या किया, तो अपना नंबर बढ़ाने पर यानी जनसंख्या बढ़ाने पर अपना सारा स्किल जो उसका कौशल था उसका प्रयोग किया। आई डू नॉट मीन दैट दिस वाज द इंटेंशन। अब लेखक कहते हैं कि मेरा यह मकसद, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा यह मतलब नहीं है कि उनका उद्देश्य था जनसंख्या बढ़ाना। लेखक कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बहुत सोच विचार करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाने पर ध्यान दिया या उनका उद्देश्य ही था जनसंख्या को बढ़ाना, लेकिन बट दैट इट वाज इन फैक्ट द इफेक्ट, पर वास्तव में यही प्रचलन में था। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस इन, देन वी हैव ओकेजन्स टू रिजॉइस। हालांकि ऐसा हुआ, इसलिए कहते हैं कि अगर यह कुछ आनंददायक है, अगर इससे कुछ आनंद आ सकता है, आनंद लिया जा सकता है, तो हमारे पास आनंदित होने का, स्वयं को एंजॉय देने का ये सबसे अच्छा अवसर था। अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। कुछ मामले में हम लोग जानवरों से बाजी मार गए, जानवरों से आगे निकल गए। कहते हैं आई कैन थिंक पार्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट्स। मैं सोचता हूं कि खास तौर से दो मामलों में हम जानवरों से आगे निकल गए। फर्स्ट दैट एक्वायर्ड एज अपोज टू कंजेंशनल। तो पहला जो है वो पैदाइशी गुण के विपरीत अधिग्रहित गुण, यानी जो पैदाइशी गुण होता है यानी जो जन्म से हमारे पास होता है, एक वो गुण है, और दूसरा होता है अधिग्रहित गुण, यानी जो हम यहाँ आ करके सीखते हैं, यहाँ आ करके जिसका हम अधिग्रहण करते हैं। तो ये दोनों गुण जो है ये कुल मिला करके हमको क्या करते हैं, तो आगे निकालते हैं। तो हमारे अंदर, मानव के अंदर क्या है कि जानवर से हम आगे थे किसमें, कि हमारे पास गुण को अधिग्रहण करने की जो सीखने की क्षमता थी ये जानवरों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। यानी हम जानवरों की तुलना में बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ सीख सकते थे, अधिग्रहित कर सकते थे।
जबकि जानवरों में क्या होता है कि वो जन्म से ही बहुत सारे गुण सीख करके आते हैं। अब कहते हैं स्किल्स प्ले अ कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। तो वह गुण जो सीख कर आता है मानव जीवन में अहम भूमिका निभाती है। सेकेंडली, और दूसरी चीज, दैट फॉर थॉट मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स। तो हमारे पास सोचे समझे करने का जो काम करने का जो हमारा तरीका था वो सोच समझ कर करने का था, और हमेशा जो सोच समझ कर किया गया काम होता है वो बिना सोचे समझे किए गए काम पर ज़्यादा भारी होता है। तो कहते हैं कि सोच समझकर काम करने के मनोवेग पे वो अधिक हावी होता है, बिना सोचे समझे किया गया काम पे वो सोच समझकर किया गया काम ज़्यादा हावी होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इन दीज रिस्पेक्ट्स वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। तो इन दो मामलों में हम जानवरों से काफ़ी आगे निकल गए हैं। अब दो मामले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं। एक क्या है, तो एक है कि हमारे पास गुण को अधिग्रहित करने की क्षमता काफ़ी है, यानी हमें सीखने की क्षमता जानवरों की तुलना में ज़्यादा है। जबकि जानवर में जन्मजात गुण ज़्यादा होते हैं, वो जन्म से बहुत कुछ सीख करके आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो उतना अधिक नहीं सीख पाते। जबकि हम जन्मजात हमारे पास कौशल नहीं होता है, जब हम आते हैं तो यहाँ आकर ही हम सब कुछ सीखते हैं, लेकिन काफ़ी तेज़ी के साथ हम उन चीज़ों को अधिग्रहित करते हैं और कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जानवर जो कुछ करते हैं तो उसमें उसका रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता उनको नहीं होती, यानी उसमें अग्र चिंतन की क्षमता नहीं है, वो भविष्य की चिंता नहीं कर पाते हैं। जबकि हम कोई काम करते हैं तो उसमें भविष्य की चिंता जो है वो निहित होती है, तो हम सोच करके ही करते हैं। ठीक है। अब हम चौथे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट सो श्योर। जहाँ तक खुशी की बात है मैं उतना आश्वस्त नहीं हूँ। बर्ड्स, इट इज़ ट्रू, डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर। ये सच है कि चिड़िया भूख के कारण ठंडी के दिनों में बहुत अधिक संख्या में मरती है। इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, अगर वे घरेलू चिड़िया यानी पालतू चिड़िया न हों। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट foresee this catastrophe। लेकिन गर्मी के दौरान वे इस चीज़ को फिर भूल जाते हैं। उन्हें गर्मी में इस बात का आभास नहीं होता, वो भविष्यवाणी नहीं कर पाते कि ऐसा सर्दी में हमारे साथ हो सकता है। और रिमेंबर हाउ नियरली इट वी फेल देम इन द प्रीवियस विंटर। और वो याद भी नहीं रख पाती कि उन्होंने पिछली सर्दी में कितनी भूख झेले थे, कितने तकलीफ़ झेले थे। उनको ये भी याद नहीं रहता, आगे क्या होगा ये भी याद नहीं रहता, जबकि पीछे क्या हुआ इस बात को भी वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ठीक मानव के विपरीत। तो विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज़ अदरवाइज। अब कहते हैं कि मनुष्य के साथ ये मामला जो है ये थोड़ा सा अलग है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर 1946-1947। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर 1946-1947 is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। अब यहाँ पे 1946-1947 जो है ये इस बात का सूचक है कि यह जो प्रोज लिखा जा रहा है ये उसी दौरान लिखा गया है, यानी 1946-47 के दौरान यह लिखा गया है। तो कहते हैं मुझे शक है कि इस साल सर्दियों के दौरान, यानी जब इस साल की सर्दी हुई थी 46 के लास्ट में यानी नवंबर दिसंबर में और 47 के जनवरी फरवरी में के दौरान भूख से मरने वाले जो पक्षी हैं उनका परसेंटेज, उनका प्रतिशत उतना ही बड़ा है जितना कि भारत और मध्य यूरोप में
इसी कारण भूख से मरने वाले मनुष्यों का प्रतिशत है। यानी वो तुलना कर रहे हैं कि भारत या मध्य यूरोप में जितने लोग इस सर्दी में भूख से मरे हैं, लगभग उतनी ही पशु पक्षी भी मरे हैं। और ये स्टोरी जो है 1947 में लिखी जा रही है। इस बात का पता हमको इस बात से चलता है क्योंकि 1946 के लास्ट ईयर के लास्ट में अपने यहाँ सर्दी पड़ती है और 47 के शुरू में पड़ती है, और ये कहानी उसके बाद लिखी जा रही है। और उन्होंने दिस ईयर लिखा है, यानी कि इस वर्ष। तो 1947 की यह रचना है, यह आपको यहाँ से पता चल जाता है। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्ट्रेवन इज preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors। पर हर वो इंसान जो भूखमरी से मरता है, पहले लंबे समय तक बेचैनी से गुजरता है और उतना ही बेचैनी आस पड़ोस के पड़ोसी को भी देता है। यानी एक आदमी जो भूख से मरता है, तो भूख से मरने से पहले वो लंबे समय तक जो है एक बहुत बड़ी बेचैनी से गुजरता है, और उतनी ही बेचैनी, उतनी ही परेशानी वो अपने पड़ोसियों को भी देता है, और फिर उसके बाद उसकी डेथ होती है एक लंबे संघर्ष के बाद। वी सफ़र नॉट ओनली दिस इविल्स दैट एक्चुअली befall us, but all those that we are intelligence, that our intelligence tells us we have reason to fear। हम लोग सिर्फ उस विपदा से ही नहीं डरते जो हम लोगों पे घटित होती है, बल्कि उन सभी परेशानियों से, विपदा से भी घबराते हैं जिससे हमारा बुद्धि बताता है, जिससे हमारी बुद्धि हमको बताती है कि इससे डरा जाए। The curving of impulse to which we are led by forethought avoid physical disaster at the cost of worry and general lack of joy। आवेग का नियंत्रण जो अग्रिम का चिंतन करने से आई है, चिंता के रूप में शारीरिक आपदाओं और गम की ओर मोड़ देती है। कहते हैं कि हमारे अंदर जो है मन को नियंत्रित करने की जो क्षमता है, वो क्या करता है कि हमें भविष्य में आने वाली जो विपदाएं होती है उसकी ओर हमको मोड़ देती है, उसके बारे में सोचने के लिए विवश कर देती है। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नड मैन ऑफ द एक्वाटेंस एवन वेन दे इंजॉय अ सिक्योर इनकम आर एज हैप्पी एज द माइस दैट ईट द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स वाइल द एडाइट। जेंटलमैन स्नूज कहते हैं कि मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरे परिचित में कोई विद्वान व्यक्ति हो जो पढ़े लिखे हों, लोग उतना ही खुश रहते हैं जितना एक चूहा का बच्चा जो उस पढ़े लिखे लोग के टेबल पे गिरे भोजन से भोजन का छोटा छोटा टुकड़ा चुरा कर खा लेता है, जबकि वो विद्वान जो है झपकी ले रहे होते हैं। हालांकि उस विद्वान व्यक्ति की आमदनी भी सुरक्षित है, फिर भी वह विद्वान व्यक्ति जितना खुश होता है उससे कहीं ज़्यादा खुश वो चूहा होता है। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। इसलिए इस मामले में मैं सहमत नहीं हूँ कि इसमें कोई सुधार आया है, यानी इंसान की खुशी में कोई इजाफा हुआ है। अब इस पैराग्राफ को हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। इस पैराग्राफ में जो लेखक हैं वो कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष सर्दी में या गर्मी में या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में मनुष्य भी मरते हैं और पशु पक्षी भी मरते हैं। यह संभव है कि दोनों का प्रतिशत जो है बिल्कुल एक जैसा होता हो, लेकिन मनुष्य जो मरता है वह लंबे अवधि तक वो लोग याद रखते हैं जो उसमें बच गए, लेकिन पशु पक्षी जो मरते हैं वो फिर कुछ ही क्षणों में इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। यानी मनुष्य सिर्फ उन्हीं विपदाओं से नहीं, उन्हीं परेशानियों से नहीं घबराता जो उसके सामने होती है, बल्कि उन सभी परेशानियों से भी घबराता है जिसके होने की आशंका उसकी बुद्धि उसको बताती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी एक निश्चित आमदनी है वह उतना खुश रह पाता है जितना कि एक चूहा जो उसी व्यक्ति के घर में है और उसी के टेबल से रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा चुरा कर खाता है, वो खुश रहता है, उतना वह विद्वान व्यक्ति नहीं रह सकता।
यह जानते हुए भी कि उसकी आमदनी जो है वह निश्चित है और निहित है, फिर भी वह दुखी रहता है। जबकि चूहा, जिसकी ये उसको मालूम नहीं है कि आगे उसको रोटी का टुकड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मालिक आज है कल कहीं छुट्टी लेकर चला गया तो क्या होगा। इसलिए जो लेखक हैं वो इस बात को नहीं मानते कि मनुष्य के खुशी में किसी प्रकार का इजाफा हुआ है, तरक्की हुई है, या मनुष्य पहले की तुलना में अब ज़्यादा खुश रहने लगा है उस काल से जिस काल में वह होमो सेपियंस था। अब हम 5वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं। एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट्स हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज। हालांकि जहाँ तक आनंद उठाने की विविधता का प्रश्न है, द मैटर इज अदरवाइज, मामला कुछ अलग है। रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लाइन्स, मुझे याद है मैं पढ़ रहा था कुछ शेरों के बारे में, यानी कुछ शेर की कहानी में पढ़ रहा था। हु वर टेकन टू अ मूवी शोइंग द सक्सेसफुल डिपार्टेशन ऑफ लाइन्स इन अ वाइल्ड स्टेट। उस मूवी में उन लोगों को दिखाने ले जाया गया कि जिसमें कुछ शेर जो है सफलतापूर्वक जंगल में किए गए शिकार को, यानी कुछ शेरों को पकड़ा गया और उनको एक मूवी दिखाई गई, और उस मूवी में जो शेर थे वो जंगल में सफलतापूर्वक कुछ शिकार कर रहे थे। तो उनको दिखाया गया, किस शेर को, जो पिंजरे में बंद है, उनको दिखाया गया जंगल के शेर किस प्रकार से शिकार सफलतापूर्वक कर लेते हैं। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल। लेकिन किसी भी शेर को वह मूवी देखकर, वह तमाशा देखकर किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं मिली। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोइट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स। यानी केवल संगीत नहीं, साहित्य नहीं, विज्ञान नहीं, या फुटबॉल या बेसबॉल या फिर शराब, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मनुष्य आनंद उठाता है तो पशु भी आनंद उठा सकता है। आवर इंटेलिजेंस हैज़ देयरफॉर सर्टेनली इनबिल्ट अस टू गेट अ मच ग्रेटर वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट दैन इज ओपन टू एनिमल्स। इसलिए निश्चित तौर पर हमारी बुद्धि हमें आनंद उठाने के बहुत सारे मार्ग से परिचित कराती है, किसकी तुलना में, जानवरों की तुलना में। बट वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ अ मच ग्रेटर लायबिलिटी टू बोर्डम। लेकिन हमने इस लाभ को उब जाने के बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बदले में खरीदा है। अर्थात लेखक का कहना है कि हम जितनी जल्दी आनंदित होते हैं उतना ही जल्दी हताश भी हो जाते हैं और उब भी जाते हैं। अब 5वें पैराग्राफ पर एक नज़र डालते हैं। तो 5वें पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि मनुष्य और पशु अगर दोनों के आनंद उठाने की तुलना करें तो हम जहाँ सिनेमा देखकर, गाना सुनकर, कविताओं का आनंद लेकर के, शराब पीकर, फुटबॉल खेलकर, बेसबॉल खेलकर हर चीज़ में आनंद ढूंढ लेते हैं, वो पशु नहीं कर सकते। और इसका उदाहरण उन्होंने पेश किया है कि उन्होंने देखा था कि कुछ शेरों को, यानी कुछ लायंस को एक मूवी दिखाई गई थी, एक सिनेमा दिखाया गया था, और उस सिनेमा में, उस फिल्म में कुछ जंगल के शेर सफलतापूर्वक शिकार कर रहे हैं। लेकिन यह देखने के बाद भी उन्होंने किसी प्रकार के प्लेजर को महसूस नहीं किया। जबकि हम लोग मान लीजिए कभी क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं और अपने देश का कोई बैट्समैन चौका मारता है, खुश हो जाते हैं, छक्का मारता है, खुश हो जाते हैं, अपने देश का कोई बॉलर विकेट लेता है तो हम खुश हो जाते हैं। यानी हम बड़ी आसानी से अपने लिए आनंद की तलाश कर लेते हैं जो पशु पक्षी नहीं कर पाते। और ये हम शायद इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बुद्धि है, वो हमको इस आनंद के बारे में बताती है। हालांकि लेखक यह भी कहते हैं कि यह आनंद जो हमने उठाया है यह मुफ्त में नहीं उठाया है, इसके बदले में हमने ऊबन को भी उतनी ही जल्दी लिया है।
यानी कि हम जितनी जल्दी किसी चीज़ से आनंदित होते हैं उतना ही जल्दी किसी चीज़ से उबते भी हैं अर्थात दुखी भी होते हैं, जबकि पशु न आनंदित होते हैं और न ही वो इतनी जल्दी दुखित होते हैं। बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज़ नाइदर नंबर्स नॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर दैट मेक्स द ग्लोरी ऑफ मैन। 6th पैराग्राफ में हम लोग हैं। बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज़ नाइदर नंबर्स नॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर दैट मेक्स द ग्लोरी ऑफ मैन। मुझे बताया गया कि न तो मनुष्य की संख्या का अधिक होना और न ही सुखों का अंबार होना मनुष्य को महिमावान बनाती है, यानी मनुष्य को महान बनाने में इन दोनों में से किसी का महत्व नहीं है। इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़, ये उनकी बौद्धिक तथा नैतिक गुण हैं जो मनुष्य को पशुओं की तुलना में महान बनाती है। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू, ये स्पष्ट है कि हम मनुष्य जो हैं जानवर से ज़्यादा जानते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, ये समझना आम हो गया है कि मानव का अधिक जानना जानवरों पे जो हमारी बढ़त है उसमें से एक है। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज में बी डाउटेड, क्या ये जवानों पर बढ़त है भी? अब इस बात पर मुझे संदेह है, शायद इस पे लेखक को संदेह है कि क्या ये जो बढ़त है ये बढ़त वाकई है जो जानवरों पर हमारा है, यानी मनुष्यों का है। बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द ब्रूट्स, पर किसी हद तक यही वो चीज़ है जिसने हम लोगों को पशुओं से अलग किया है, अर्थात यही वो गुण है जिसके मामले में हम पशुओं से आगे हैं और पशुओं से अलग हैं। अब 6ठे पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि दो चीज़ें जो अभी तक निकल कर आई है, एक तो कि हमारी संख्या का अधिक होना और दूसरा कि हमारे अंदर एक बुद्धि का होना, सुखों को प्राप्त करने का, सुखों को महसूस करने का जो गुण है इसका होना, इस दोनों में से कोई चीज़ हमें महान बनाती है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा मुझे बताया गया कि ये दोनों उचित नहीं हैं। लेकिन बौद्धिक तथा नैतिक गुण जो मनुष्य में है यह मनुष्य को जानवरों से आगे लेकर आती है। ये बात सभी जानते हैं कि मनुष्य जानवर से ज़्यादा जानते हैं और यही वो चीज़ है जो हमें जानवरों से आगे लाकर खड़ा करती है। लेकिन लेखक को इस बात पर भी संदेह है कि यह जो बढ़त हमारा है ये क्या वास्तव में है। हाँ, इस बात से लेखक भी इत्तेफाक रखते हैं, यानी सहमत हैं कि जो जानवर होते हैं उसमें और हम में ये अंतर तो ज़रूर है। कौन से अंतर? एक तो उसके अंदर स्किल नहीं है और हमारे अंदर स्किल है, वो अधिग्रहित नहीं कर सकते हैं किसी गुण को, जबकि हम बड़ी जल्दी अधिग्रहित कर लेते हैं। अब 7th पैराग्राफ में आते हैं। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, क्या हमारी सभ्यता जो हमारी तहजीब है वो हमें सिखाती है एक दूसरे के प्रति अधिक फ्रेंडली होना, स्नेहशील होना? द आंसर इज़ ईजी, जवाब जो है वह आसान है। रॉबिन्स पिक एन एल्डरली रोबिन टू डेथ। रोबिन एक पक्षी है, ठीक है, तो पिक एन एल्डरली रोबिन टू डेथ, बायोवृद्ध रोबिन चिड़िया को चोंच मार मार कर मार देती है। रोबिन्स नामक एक पक्षी है जो अगर कोई पक्षी दूसरी उसी की प्रजाति की पक्षी जो वृद्ध हो उसको क्या करती है ना, चोंच मार मार करके मार देती है। वेयर एज मेन, जो मनुष्य है उसका क्या है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं वो कि रोबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज, रोबिन्स अमेरिकन नहीं अंग्रेजी प्रजातियाँ। पिक एन एल्डरली रोबिन टू डेथ, यानी कि जो रोबिन होती है, रोबिन चिड़िया
दूसरे रोबिन चिड़िया को जो वृद्ध है उसको चोचो मार मार कर मार देती है। वेयर एज मेन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज, जबकि पुरुष, अमेरिकन नहीं अंग्रेजी प्रजाति, गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन। तो मनुष्य क्या करता है, वृद्ध आदमी को जीवन जीने के लिए पेंशन देता है। चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो, अपने देश के वयोवृद्ध को पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन। हालांकि आजकल अपने यहाँ तो 30-30 वर्ष के वयोवृद्ध दिखाई देते हैं, वो भी वृद्धा पेंशन लेते हुए आपको मिल जाएंगे अपने पंचायत में, गौर से देखिएगा। तो विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर दैन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल। तो कहते हैं कि अपने जात बिरादमी यानी अपने समूह में हम लोग अधिक सहनशील है जानवरों की प्रजाति के मुकाबले। और इसका उदाहरण आपने अभी रोबिन्स और मेन में देखा कि रोबिन्स पक्षी क्या करती है, तो अपने बुज़ुर्गों को मार देती है, जबकि हम अपने बुज़ुर्गों को वृद्धा पेंशन देते हैं, यानी उनका केयर करते हैं। सब वृद्धा पेंशन तो चलिए मानता हूँ कि सरकार देती है, लेकिन हम लोग भी अपने घर के बुज़ुर्गों का सेवा भगत करते हैं और उनके प्रति काफ़ी दया भाव रखते हैं। बट इन आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड in spite of all that has been done by moralities and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animal। कहते हैं कि जो नैतिकतावादी हैं या फिर रिलीजियस टीचर्स यानी धर्म गुरु हैं, उनके कारण जो है इतना कुछ करने के बावजूद भी गैर बिरादरी के प्रति हमारा जो मनोदृष्टि है, हमारी जो भावना है, वो जानवरों के इतनी ही क्रूर है। और ये एक बहुत बड़ी बात पहले ही मैंने कहा था कि ये दर्शन शास्त्र का एक विषय आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी में। तो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम अपनी जात बिरादरी के प्रति तो काफ़ी सहनशील होते हैं, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का बुढ़ापे में भी ख्याल रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि नैतिकवादियों यानी जो मोरलिस्ट्स हैं, यानी जो नैतिकता की शिक्षा देने वाले लोग हैं या जो धर्म गुरु हैं, उनके कारण जो है हम दूसरी बिरादरी के लोगों से, जैसे हमारे यहाँ समाज बटा होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं और उसमें भी बहुत सारी जातियाँ हैं, अलग अलग छोटी बड़ी जातियाँ, जिसको छोटी बड़ी जातियाँ कहकर संबोधित किया जाता है। तो यहाँ लेखक का कहना है कि हम वैसे तो मानव जाति के प्रति बहुत ही सहनशील है, बहुत ही मित्रवत रहते हैं, लेकिन बात जब जातियों की आती है तो नैतिकवादियों की कृपा से और धर्म गुरुओं की मेहरबानी से हमारी जो सोच है, जो हमारी भावना है, हमारी जो दृष्टि है, वो दूसरे बिरादरी के लोगों के प्रति उतनी ही क्रूर है जितनी कि जानवरों की होती है, या कहें तो जानवरों से ज़्यादा क्रूर है। ये आज की जो सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कह सकता हूँ। एंड आवर इंटेलिजेंस enables us to give them a scope which is denied to even the most savage waste। और हमारी बुद्धि ने हमें इस उदंडता को करने के लिए, इस उदंडता के लिए सक्षम बनाने में एक गुंजाइश दी है, यानी एक जगह दी है कि हम क्या कर सकते हैं कि एक जंगली जानवर द्वारा भी जो चीज़ अस्वीकृत है, जो जंगली जानवर भी नहीं करते, यानी कि दूसरी जाति के प्रति नफरत का भाव रखना, दूसरी जाति के प्रति जानवरों की तुलना में अधिक क्रूर हो जाना, इस भाव को बढ़ाते हैं। हम किस चीज़ से बढ़ाते हैं? अपनी बुद्धि से, अपने स्कोप से इस चीज़ को हम और बढ़ाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के डेट में। अगर आज आप देखिए तो आपको दूर से देखने पर बिल्कुल यह दिखाई नहीं देता है कि कोई अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपको एक साथ खड़े दिखाई देंगे। लेकिन वास्तव में जो घृणा का स्तर एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के प्रति मन में भरा हुआ है वो अपने चरम पर है। और जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी सभी बच्चे अलग अलग संप्रदाय से हो सकते हैं,
तो मुझे लगता है कि आप एक बार अगर बड़ी गंभीरता से इस बात को अपने मन में सोचिए कि दूसरे संप्रदाय के लोगों के प्रति आपको क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या वास्तव में आपके धर्मगुरु दूसरे धर्म के प्रति आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं या कुछ दूसरे धर्म की अच्छाई के बारे में बताते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि उन्होंने इस महत्वाकांक्षा में कि कहीं उनका धर्म कमज़ोर न पड़ जाए, इस महत्वाकांक्षा में वो इतने लालची हो गए हैं कि उन्होंने दूसरे धर्म के बारे में आपको हमेशा जब भी बताया है तो कुछ गलत ही बताया है, सही बताने की कृपा उन्होंने कभी की ही नहीं। और जिसने आपके हमारे मन में नफ़रत का एक बहुत बड़ा बीज बो दिया है। और इस चीज़ को बढ़ावा कौन देता है? तो इस चीज़ को बढ़ावा देता है हमारी बुद्धि। अगर वो हमसे कुछ कहते हैं कि ऐसा होता है और हम जब अपने इर्द गिर्द समाज में, चाहे वो समाचार पत्र हो या टीवी चैनल हो, इस पे जैसे ही जाते हैं तो हमें एक आध उदाहरण उनसे जुड़ी हुई मिल जाती है और हम अपनी बुद्धि से इस बात का विश्लेषण कर लेते हैं कि वाकई यह संप्रदाय जो है इतना बुरा है। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि मानवता का विकास तभी संभव हुआ है, चाहे किसी युग कालखंड की आप बात कर लें, मानवता का विकास तभी हुआ है जब व्यक्ति धर्म और संप्रदाय की सीमा रेखा को लांघकर मानव जाति के हितों की रक्षा के लिए आगे आया है। तो ये ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि ये यहाँ पे ज़रूरी है तो मैं आपसे इसको मैंने कह दिया। इट मे बी होप्ड थॉट नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, आशा की जा सकती है कि भले ही आत्मविश्वास से नहीं, दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, कि आने वाले समय में और अधिक मानवतावादी दृष्टिकोण प्रचलित होगा। बट सो फार द ओमेंस आर नॉट वेरी प्रोफिटियस, लेकिन अभी तक इस बात के कुछ खास संकेत नहीं मिले हैं कि परिस्थितियां जो है वो अनुकूल है। लेकिन आज तक जो है ये परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है और हम सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा 1947 या 1947 में रसेल हमको लिख करके दे रहे हैं। और तब से लेकर के अगर आज तक के विषय में आप चिंतन करें तो आप निश्चित रूप से ये महसूस करेंगे कि हम और ज़्यादा पीछे चले गए हैं, हम और ज़्यादा जो है आक्रामक हो गए हैं और आज के डेट में हम बहुत अच्छे कंडीशन में इस मामले में नहीं हैं। चलिए अब हम आते हैं 8वें पैराग्राफ की ओर। ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी borne in mind and in considering what ideas have done most to help mankind। क्या क्या विचार है जो मानव जाति के लिए अधिक काम आया, पर विचार करने के लिए इन सभी अलग अलग तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। The ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds। वह विचारों जिनसे हम चिंतनशील होंगे शायद वे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। यानी अब अगर हम यह चर्चा करें कि वह कौन सी चीज़ है जो मानव जाति के विकास में काम आया, तो उसको हम दो भाग में, दो एस्पेक्ट्स में बांट करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, वो विचार जो ज्ञान और तकनीक में योगदान देता है। एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, और वो जो कि नैतिकता और राजनीति से संबंधित है। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। हम पहले बात करेंगे उस विचारधारा की जिसका ज्ञान और तकनीक से संबंध है। यानी अब दो चीज़ों पर आकर के लेखक रुक जा रहे हैं कि वो दो एस्पेक्ट्स जिस पे अब हमको चर्चा करनी है मानवता के विकास में जिसका योगदान रहा है। और वो दो चीज़ है, एक तो है हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी तकनीक है वो, और दूसरा है कि जो नैतिकता या राजनीति। तो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नॉलेज और टेक्निक के बारे में। 9th पैराग्राफ में अब हम आते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, सबसे महत्वपूर्ण तथा कठिन कदम जो इतिहास के उदय से पहले लिया गया। एट वाट स्टेज लैंग्वेज बिगन इज नॉट नोन, बट वी मे बी प्रीटी सर्टेन दैट इट बिगन वेरी ग्रेजुअली। कहते हैं कि सभ्यता के विकास के किस चरण में भाषा का उदय हुआ होगा यह ज्ञात नहीं है, लेकिन हम यह निश्चित कर सकते हैं कि यह बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ होगा।
भाषा का विकास एक दिन में नहीं हुआ होगा, ऐसा लेखक का मानना है। विदाउट इट it would have been very difficult to hand on from generation to generation the inventions and discoveries that were gradually made। और इसके बिना जो आविष्कार हमारे पूर्वजों ने किया होगा वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना यानी ट्रांसफ़र करना बहुत कठिन होता रहा होगा, ये बहुत मुश्किल रहा होगा। क्योंकि जब हम संवाद नहीं कर सकते तो जो चीज़ें हमने सीखी वो दूसरे जनरेशन तक कैसे पहुंचा दें, यह बहुत ही दुर्लभ रहा होगा, बहुत ही मुश्किल रहा होगा। अब 10वें पैराग्राफ की ओर हम आते हैं। अनदर ग्रेट स्टेप विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। और दूसरा जो महान स्टेप रहा होगा, चरण रहा होगा, वह क्या रहा होगा, जो शायद भाषा की शुरुआत से पहले या बाद में आया होगा, वो था आग का उपयोग। आई सपोज दैट, मुझे लगता है कि एट फर्स्ट फायर वाज सिंपली यूज टू कीप अवे वाइल्ड बेस्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आग का प्रयोग मुख्य रूप से जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता रहा होगा। वाइल आवर एंसेस्टर्स स्लेप्ट, जब हमारे पूर्वज सोते रहे होंगे। बट अब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उन्होंने आग का आविष्कार क्यों किया होगा या आग से किस चीज़ में आग का प्रयोग किया होगा, तो जब वो सोते रहे होंगे तो अपने इर्द गिर्द आग जला करके सोते होंगे ताकि जंगली जानवर उन तक नहीं पहुंच सके। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, पर वे आग की गर्मी से सहमत रहे होंगे, यानी कि उन्हें इस बात से भी आफियत मिलती रही होगी। बाद में जब सर्दी के दिनों में आग के पास बैठते होंगे तो उनको प्लेजर, उनको अच्छा लगता रहा होगा। Presumably on some occasions a child got scolded for throwing the meat into the fire। संभवतः परसेप्शन है, परसेप्शन ऐसी धारणा हो सकती है कि संभवतः कभी कभार बच्चे को आग में गोश्त फेंकने पर डांटा भी गया होगा। बच्चे ने मीट का टुकड़ा लिया और उसको आग में फेंक दिया खेलते खेलते, तो उसको डांटा भी गया होगा। बट व्हेन इट वाज टेकन आउट इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर, पर जब इसे ढूंढकर आग से निकाला गया होगा तो उसका स्वाद जो है वह बदला हुआ रहा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगन, और इस तरह से खाना बनाने का लंबा इतिहास शुरू हुआ होगा। अब 11वें पैराग्राफ में आते हैं। The taming of domestic animals, especially the cow and the sheep, must have made life much pleasanter and more secure। घरेलू जानवरों को पालतू बनाना, विशेष रूप से गाय और भेड़, अवश्य ही मानव के जीवन को बहुत सुखदायक और अधिक सुरक्षित बना दिया होगा। Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen। कुछ मानव वैज्ञानिक जो हैं, मानव वैज्ञानिक के पास एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है कि घरेलू जानवरों का प्रयोग पूर्व निर्धारित नहीं था, यानी पहले से यह निर्धारित नहीं था। बट दैट पीपुल अटेम्प्ट टू टेम व्हाट एवर एनिमल देयर रिलीजन टॉट देम टू वर्शिप, परंतु लोगों ने उन जानवरों को पालने का प्रयास किया होगा जो भी जानवरों को उसके धर्म ने पूजा करने को बताया था। द ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड लायंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट, while those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered। कहते हैं वो जनजातियाँ जिन्होंने शेर और मगरमच्छ की पूजा की थी मर गए, जबकि वो जनजातियाँ जिनके लिए गाय या भेड़ एक पवित्र पशु थे वो संपन्न होते चले गए। आई लाइक दिस थ्योरी एंड इन द इंटायर अब्सेंस ऑफ एविडेंस फॉर और अगेंस्ट इट। कहते हैं कि मुझे मानव वैज्ञानिकों का यह सिद्धांत अच्छा लगता है और वो भी पूरी तरह से बिना पक्ष और विपक्ष के सबूत के, क्योंकि मेरे पास इसके पक्ष में कोई सबूत है ना कि इसके विपक्ष में कोई सबूत है, इसलिए मानव वैज्ञानिकों के इस सिद्धांत को मैं स्वतः ही स्वीकार कर लेता हूँ। आई फील एट लिबर्टी टू प्ले विथ इट, मैं इसे रखने पे स्वतंत्र महसूस करता हूँ।
इसलिए उसको स्वीकार करने में मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगता है। अब हम 12th पैराग्राफ की तरफ आते हैं। Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture. जानवरों को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण कृषि का आविष्कार था, which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries. कहते हैं कि जानवरों को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण था कृषि का आविष्कार, जो यद्यपि खूनी प्रथाओं को धर्म में लेकर आया और जो कई सदियों तक चलता रहा। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म। अच्छे फसल के लिए किए जाने वाले पूजा पाठ रीति रिवाज ने मानव के बलि तथा नर भक्षण का रूप ले लिया। अब अगर आपने मानव जाति के विज्ञान को नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा सा आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि जब कृषि का आविष्कार हुआ तो अच्छे फसल की आशा में, धर्मांधता में लोग छोटे छोटे 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों को क्या करते थे, तो उसको काट करके बलि दी जाती थी इस आशा में कि इससे फसल जो है वो अच्छी आएगी। हालांकि ऐसा होता था, ये मैं नहीं मानता या इस परंपरा से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ऐसा होता रहा है। उस समय उसने नरभक्षण का रूप धारण कर लिया, यानी लोग मनुष्य को मारकर खाने लगे थे, ऐसा उस समय होता था। तो इस परिस्थिति में जब पशु का इस्तेमाल किया जाने लगा कृषि के लिए, तो यह एक बहुत बड़ा उपयोग, एक बहुत बड़ा आविष्कार माना जाएगा। मोलोज वुड नॉट हेल्प टू corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. मोलोक एक भगवान की श्रेणी में इसको यहाँ रखा गया है जो बच्चों की बलि लेता था। ऐसा मानना था कि वो फसल को तब तक उपजने में मदद नहीं करेगा जब तक कि उसे बच्चों के खून का प्रसाद न चढ़ाया जाए। ऐसी धारणा के बारे में लेखक लिखता है कि ऐसी उस समय धारणा थी कि मोलोक नाम का कोई भगवान था जो बच्चों की बलि लेता था। और क्यों लेता था? ताकि वो फसल को बहुत अच्छा उपजाए। ए सिमिलर ओपिनियन वाज adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism. अब कहते हैं कि उद्योगवाद की शुरुआती दिनों में मैनचेस्टर के इवांजेलिक्स जो ईसाई धर्म का एक पंथ है, ईसाई धर्म की एक शाखा है, उसके द्वारा इसी तरह के ख्याल को अपनाया गया था। सिमिलर ओपिनियन मतलब जैसा कि खेती के लिए किया जाता था वैसा ही इंडस्ट्रियलिज्म के लिए भी किया गया। मैनचेस्टर जो इंग्लैंड का पार्ट है वहाँ की ये घटना है। तो वहाँ ईसाई धर्म का एक हिस्सा था इवांजेलिक्स, उसमें भी ऐसा ही किया जाता था। व्हेन दे केप्ट 6-year-old चिल्ड्रेन वर्किंग 12 to 14 hours a day, तो वो क्या करते थे, एक 6 वर्षीय बच्चे को दिन में 12 से 14 घंटे तक काम कराते थे। इन कंडीशंस दैट कॉज्ड मोस्ट ऑफ देम टू डाई, इस हालात के कारण उनमें से अधिकतर को मरना पड़ता। इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट ग्रेन विल ग्रो एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स। तो जब कृषि का आविष्कार हुआ तब यह पता चल गया कि अनाज बढ़ेगा और कपास के सामान का निर्माण किया जा सकता है शिशुओं के खून का दरिया बहाए बिना, यानी कि बच्चों को मारे बिना भी खेती की जा सकती है और कपड़ा बनाने के सामान का भी निर्माण किया जा सकता है। In the case of grain, the discovery took thousands of years. In the case of the cotton goods, hardly a century. जहाँ खेती बाड़ी का आविष्कार करने में हजारों साल लग गए, पर सूत का सामान बनाने की खोज में मुश्किल से 100 साल लगे होंगे। So perhaps there is some evidence of progress in the world. तो शायद दुनिया में प्रगति के कुछ प्रमाण हैं, अर्थात शायद दुनिया के लोगों की सोच जो है वो बदल रही है। अब अंतिम और 13वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं।
द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। कहते हैं कि इतिहास में जैसा पहले कभी नहीं हुआ, पूर्व ऐतिहासिक जैसा इतिहास में पहले ना हुआ हो, वैसे ही आविष्कारों में से अंतिम महान आविष्कारों में एक था लेखन की कला, विच वॉज इंडीड प्री रिक्विसाइट ऑफ हिस्ट्री, जो वास्तव में इतिहास का आधार था, यानी जिसके आधार पर आज हम अतीत की बातों को लिख पाते हैं या कह पाते हैं, वह इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि लेखन कला का विकास हो चुका था। राइटिंग लाइक ए स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली, लेखन जैसे भाषा धीरे धीरे अस्तित्व में आए, एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे अ मैसेज, इट वाज प्रोबेबली एज ओल्ड एज ए स्पीच। और चित्र द्वारा अपनी बात को दूसरे के सामने रखने की जो कला है उतनी ही पुरानी है जितनी की भाषा। बट फ्रॉम पिक्चर्स टू स्लैवल राइटिंग एंड देंस टू द अल्फ़ाबेट्स वाज अ वेरी स्लो इवोल्यूशन। लेकिन चित्र लेखन से चिन्ह लेखन और फिर वहाँ से वर्ण लेखन, जिसके विकास जो हुई वो बहुत धीमी गति से हुई। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। चाइना ने अंतिम चरण यानी वर्ण लेखन को कभी नहीं अपनाया, यानी अभी भी चाइना में चिन्ह लेखन का ही प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर के इस लेसन में हमने पढ़ा कि मानव जाति के विकास में वो कौन कौन सी चीज़ सहायक हैं। तो लेखक का मानना है कि मानव जाति के विकास में वो बहुत सारी चीज़ें सहायक हो सकती है, चाहे उसका बढ़ती हुई जनसंख्या का होना या फिर उनकी जनसंख्या का पशु के समान कम होना। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर अगर कुछ है तो मानव जाति के विकास में जो सबसे अधिक सहायक चीज़ है वह है मनुष्य का इंटेलिजेंस और अधिग्रहण करने की क्षमता, यानी यहाँ आकर सीखने की क्षमता, जो पशुओं में उतनी अधिक नहीं पाई जाती है। इसीलिए जो पशु पहले बहुत ज़्यादा थे आज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और मानव जो कम थे आज ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसका श्रेय वो जनसंख्या को भी देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि आनंद की सीमा यानी आनंद उठाने का जो कौशल है वह भी मनुष्य को पशुओं से आगे लाकर खड़ा करता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मनुष्य में एक अग्र चिंतन की सोच है, जो आगे की सोच लेते हैं, वह भी एक गुण है जो मानव को आगे बढ़ाता है। और फिर उन्होंने हमें बताया कि आग के आविष्कार से लेकर के मानव के जीवन के जो सुगम बनाने में जो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण रही उसमें आग का आविष्कार, पशुपालन महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। और सबसे अंतिम और सबसे महान आविष्कार जो उन्होंने बताया हुआ था लेखन कला का विकास होना, जो कि चित्र से चिन्ह और चिन्ह से वर्तनी और वर्तनी से लिपि यानी अल्फ़ाबेट तक आज हम वर्ण तक पहुंच गए हैं। तो यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हुई और कहते हैं कि चाइना ने आज भी वर्णों का प्रयोग नहीं किया है, वहाँ आज भी चिन्ह का प्रयोग होता है। अब ये आप भी जानते हैं कि लगभग 30,000 चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं मैंडरिन चाइनीज़ में, तो वो वर्ण तक आज भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह 5वां अध्याय आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो कि अंग्रेजी भाषा की किताब में, इंग्लिश लिटरेचर की किताब में है, लेकिन वास्तव में यह दर्शन शास्त्र का एक विषय है, यहाँ संपन्न होता है। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह पूरी तरह समझ में आया होगा। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।